प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पूरा जो प्रिय प्रवास है उसकी व्याख्या की है। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो प्रिय प्रवास के सृजन से जुड़ी हुई है कि एक लेखक को ब्रजभाषा के अलावा जब दूसरी बोली में काव्य रचना करना पड़ रहा है तो वो कितने दबावों में रहता है, कितनी परिस्थिति जन्य जो विकार है उसमें जूझता रहता है, कितने समकालीन लेखकों का जो मन के क्रोध का भाजन बनता है और कई रूढ़ियाँ जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं उनका उसको किस तरह से ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आज आपको जो उनका मौलिक प्राकथन है प्रिय प्रवास को लिखने के दौरान जो उनका मौलिक वक्तव्य है वो मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ कि जो प्रिय प्रवास हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है, इस प्रथम महाकाव्य के रचना शिल्प में जो मानदंड हैं और समीक्षकों की जो स्थापनाएं हैं उनको बड़े सहृदय भाव से ग्रहित करके वो उनके जो प्रतिक्रियाएं हैं उनका जवाब देते हैं। तो मैं मूल पढ़ के सुना रहा हूँ। हरिऔध जी लिखते हैं, सहृदय वाचक वृंद कहते हैं पढ़ने वाले समूह को। मैं बहुत दिनों से हिंदी भाषा में एक काव्य ग्रंथ लिखने के लिए लालायित था। आप कहेंगे कि जिस भाषा में रामचरितमानस, सूरसागर रामचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, सूरसागर पद्मावत इत्यादि जैसे बड़े अनूठे काव्य प्रस्तुत हैं, उसमें तुम्हारे जैसे अल्पज्ञ का काव्य लिखने के लिए समुत्सुक होना वातुलता नहीं तो क्या है। वातुलता, वाचालता, कि जहाँ एक और रामचरितमानस लिखा हुआ है, सूरसागर सूर का लिखा हुआ है, रामचंद्रिका केशव की लिखी है, आचार्य केशव की लिखी हुई है, पृथ्वीराज रासो वीर काव्य चंद्रवरदाई का लिखा हुआ है, पद्मावत जायसी का लिखा हुआ है। जब इतने अनूठे काव्य प्रस्तुत हैं, लिखे हुए हैं, तो उसमें तुम्हारे जैसे अल्पज्ञ का काव्य यानी तुम्हारे जैसे कम ज्ञान वाले का जो काव्य लिखने के लिए उत्सुक होना, लालायित होना वातुलता नहीं तो क्या है। कि देखिए, अपने आप को समझा रहे हैं कि लोग ये सोचेंगे कि जहाँ इतने बड़े बड़े जो काव्य ग्रंथ लिखे हुए हैं उसके समकक्ष तुम्हें जो एक महाकाव्य लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहे हो, बहुत जो है ज्ञानवान समझ रहे हो और अपनी ज्ञान बखाने की कोशिश कर रहे हो, ये कहना चाहते हैं। तो वो इस शंका का जो है समाधान भी कर देते हैं। वो कहते हैं कि यह सत्य है, किंतु मातृभाषा की सेवा करने का अधिकार सभी को है। बने या न बने, सेवा प्रणाली सुखद और सरहृदय ग्राही हो या न हो, परंतु एक लालायित जो चित्त अपनी प्रबल लालसा को पूरी किए बिना कैसे रहे। यानी चलो ठीक है, ऐसा है कि लोग समझते हैं कि मैं अल्प बुद्धि हूँ, मान लो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी मातृभाषा हिंदी है, उसकी सेवा करने तो सभी का फर्ज बनता है और अपने आप को जो है अच्छा लगता है। तो इस सेवा से वंचित कैसे रहे। तो मेरा चित्त भी लालायत है इसकी सेवा करने के लिए। जिसके कांत पाद अंबुजों को निखिल शास्त्र पारंगत पूज्य आत्मा महात्मा तुलसीदास, कवि शिरोरत्न महात्मा सूरदास जैसे महाजनों ने परम सुगंधित अथच उत्फुल्ल पाटर प्रसून अर्पण कर अर्चना की है। कवि कुल मंडल केशव, देव, बिहारी, पद्माकर इत्यादि शरदों ने अपनी विकच मल्लिका चढ़ाकर भक्ति गद चित्त से आराधना की है। क्या उनकी में एक नितांत साधारण पुष्प द्वारा पूजा नहीं कर सकता। अब यहाँ देखिए कितनी सरलता से हरिऔध जी लिखते हैं कि जो
जो शास्त्र, परंपरागत शास्त्रों के अनुसार जो महात्मा तुलसीदास है, कवि रत्न शिरोमणि जो है सूरदास है, जैसे महाजनों ने जो कविताएं लिखी हैं, उन्होंने जो प्रसून अर्पण किए हैं, पुष्प अर्चना की है, और कवि कुल मंडल, कवि जो कुल मंडली के जो मंडन है, शिरोमणि हैं, केशव हैं, देव है, बिहारी है, इन्होंने जो है अपनी जो है रचना रूपी मल्लिका पर जो है भक्ति सहित जो गदगद रचनाएं की हैं, तो क्या मैं उनके एवज में, उनके साथ में क्या केवल एक पुष्प भी मैं पूजा का नहीं चढ़ा सकता? यदि स्वांत सुखाय में ऐसा कर सकता हूँ तो अपनी टूटी फूटी भाषा में एक हिंदी काव्य ग्रंथ भी लिख सकता हूँ। तो मैं, चलो ये नहीं तो, लेकिन मैं अपने स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए, अपने खुद के सुख के लिए क्या मैं जो है एक टूटी फूटी भाषा में काव्य ग्रंथ नहीं लिख सकता हूँ? निदान इसी विचार से वशीभूत होकर मैंने प्रिय प्रवास नामक इस काव्य की रचना की है। इसीलिए कि एक तो हिंदी भाषा की सेवा करना, दूसरा कि जो मेरी टूटी फूटी भाषा है उसमें मैं काव्य ग्रंथ लिखना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने जो है यही भाव ला करके मैंने जो है प्रिय प्रवास की रचना की है। अब इसकी काव्य भाषा के लिए लिखते हैं। ये काव्य खड़ी बोली में लिखा गया है। खड़ी बोली में छोटे छोटे कई काव्य ग्रंथ अब तक लिपिबद्ध हुए हैं, परंतु उनमें से अधिकांश 100-200 पद्यों में ही समाप्त हैं। जो कुछ बड़े हैं वे अनुवादित हैं, मौलिक नहीं हैं। सहृदय कवि बाबू मैत्रेयशरण गुप्त का जयद्रथवत निसंदेह मौलिक ग्रंथ है, परंतु ये खंड काव्य है। इसके अतिरिक्त ये समस्त ग्रंथ अंत्यानुप्रास विभूषित है। इसलिए खड़ी बोली में मुझको इस एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता दिख पड़ी जो महाकाव्य हो और ऐसी कविता में लिखा गया हो जिसे भिन्न तुकांत कहते हैं। अतएव मैं इस न्यूनता की पूर्ति के लिए कुछ साहस के साथ अग्रसर हुआ और अनवरत परिश्रम करके इस प्रिय प्रवास नामक ग्रंथ की रचना की है, जो कि आज आप लोगों के करकमलों में समर्पित है। मैंने पहले इस ग्रंथ का नाम ब्रजांगना विलाप रखा था, किंतु कई कारणों से मुझको ये नाम बदलना पड़ा, जो इस ग्रंथ के समग्र पढ़े जाने पर आप लोगों को स्वयं अवगत होंगे। मुझ में महाकाव्यकार होने की योग्यता नहीं है। मेरी प्रतिभा ऐसी सर्वतोमुखी नहीं है जो महाकाव्य के लिए उपयुक्त उपस्कर संग्रह करने में कृतकार्य हो। अतएव मैं किस मुंह से ये कह सकता हूँ कि प्रिय प्रवास के बन जाने से खड़ी बोली में एक महाकाव्य न होने की न्यूनता दूर हो गई हो। हाँ, विनीत भाव से मैं इतना ही कह सकता हूँ, या इतना ही निवेदन करूँगा कि महाकाव्य का आभा स्वरूप ये ग्रंथ 17 सर्गों में केवल इस उद्देश्य से लिखा गया है कि इसको देखकर हिंदी साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित सुकवियों और सुलेखकों का ध्यान इस त्रुटि के निवारण की ओर आकर्षित हो। जब तक किसी बहुज्ञ मर्म स्पर्शनी सुलेखिनी द्वारा लिपिबद्ध होकर खड़ी बोली में सर्वांग सुंदर कोई महाकाव्य आप लोगों को हस्तगत नहीं होता, तब तक ये अपने सहज रूप में आप लोगों को ज्योति विकीर्णकारी उज्ज्वल चक्षुओं के सम्मुख है और एक सहृदय कवि के कंठ से कंठ मिलाकर ये प्रार्थना करता है, जब लो फूले न केतकी तब लो बिलम करी। जब तक केतकी का पुष्प प्रफुल्लित नहीं होता है, तब तक जो है करील के जो फूल है उनको भी देख करके हंसा जा सकता है, प्रसन्न हुआ जा सकता है। अब इसकी कविता प्रणाली के बारे में लिखते हैं। यद्यपि वर्तमान पत्र पत्रिकाओं में कभी कभी एक आध भिन्न तुकांत कविता किसी उत्साही युवक कवि की लेखनी से प्रस्तुत होकर आजकल प्रकाशित हो जाती है, तथापि ये मैं कहूँगा कि भिन्न तुकांत कविता भाषा साहित्य के लिए एक बिल्कुल नई वस्तु है। इस प्रकार की कविता में किसी काव्य का लिखा जाना तो न्यूनतम पदे है। इसलिए महाकाव्य लिखने के लिए लालायित होकर जैसे मैंने बाल चापल्य किया है, उसी प्रकार अपनी अल्प विषया मति सहाया से तुकांत कविता में महाकाव्य लिखने का यत्न करके मैं अति उपहासास्पद हुआ हूँ। किंतु यह एक सिद्धांत है कि अकरणांत मंदकरणम श्रेय, और इस सिद्धांत पर आरूढ़ होकर मुझसे उचित व अनुचित ये साहस हुआ है। किसी कार्य में सयत्न होकर सफलता लाभ करना बड़े भाग्य की बात है, किंतु सफलता न लाभ होने पर सयत्न होना निंदनीय नहीं कहा जा सकता।
भाषा में महाकाव्य और भिन्न तुकांत कविता में लिखकर मेरे जैसे विद्या बुद्धि के मनुष्य का सफलता लाभ करना तथापि असंभव है, किंतु इस कार्य के लिए सयत्न होना ग्रहित नहीं हो सकता, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान जो हो। परंतु ये प्रिय प्रवास ग्रंथ आद्योपांत तुकांत कविता में लिखा गया है, अतः मेरे लिए पथ सर्वथा नूतन है। अतएव आशा है कि विद्वजन इसकी त्रुटियों पर सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिपात करेंगे। संस्कृत के समस्त महाकाव्य ग्रंथ तुकांत अथवा अंत्यानुप्रासहीन कविता से भरे पड़े हैं, चाहे लघुत्रयी हो, रघुवंश हो, चाहे बृहद्रयी कीर्तादि हो, जिसको लीजिए उसी में आप भिन्न तुकांत कविता व अटल राज्य पावेंगे। परंतु हिंदी महाकाव्यों में, हिंदी काव्य ग्रंथों में इस नियम का सर्वथा व्यभिचार है। उसमें आप अंत्यानुप्रासहीन कविता पावेंगे ही नहीं। अंत्यानुप्रास बड़े ही श्रवण सुखद होते हैं और कथन को भी मधुरतर बना देते हैं। ज्ञात होता है कि हिंदी काव्य ग्रंथों में इसी कारण अंत्यानुप्रास की इतनी प्रचुरता है। बालकों की बोलचाल में, निम्न जातियों के साधारण कथन और गान तक में आप इसका आदर देखेंगे। फिर यदि हिंदी काव्य ग्रंथों में इसका समादर अधिकता से हो तो आश्चर्य क्या है। हिंदी ही नहीं, यदि हमारे भारतवर्ष के प्रांतिक भाषाओं बंगला, पंजाबी, मराठी, गुजराती आदि पर आप दृष्टि डालेंगे तो वहाँ भी अंत्यानुप्रास का ऐसा ही समादार पावेंगे। उर्दू और फारसी में भी इसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। अरबी का तो जीवन ही अंत्यानुप्रास से है। इसके पद्य भाग को कौन कहे, गद्य भाग में भी अंत्यानुप्रास की बड़ी छटा है। मुसलमानों के प्रसिद्ध ग्रंथ, धर्म ग्रंथ कुरान को उठा लीजिए, ये गद्य ग्रंथ है, किंतु उसमें अंत्यानुप्रास की भरमार है। चीनी, जापानी, जिस भाषा को लीजिए, एशिया छोड़कर यूरोप और अफ्रीका चली जाइए, जहाँ जाइएगा वहीं कविता में अंत्यानुप्रास का समादर देखिएगा। अंत्यानुप्रास की इतनी व्यापकता पर भी समुन्नत भाषाओं में भिन्न तुकांत कविता आदृत हुई है और इस प्रकार के कविता में उत्तमोत्तम ग्रंथ लिखे गए हैं। संस्कृत की बात मैं ऊपर कह चुका हूँ। बंगला में इस प्रकार के कविता में भूषित मेघनादवध का नाम एक सुंदर काव्य है। अंग्रेजी में विभिन्न तुकांत कविता में लिखित कई उत्तमोत्तम पुस्तकें हैं। कहा जाता है कि भिन्न तुकांत कविता सुविधा के साथ की जा सकती है और उसमें विचार स्वतंत्रता, सुलभता और अधिक उत्तमता से प्रकट किए जाते हैं। ये बात किसी अंश में सत्य है, परंतु ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि केवल इसी विचार से अंत्यानुप्रास विभूषित कविता की आवश्यकता नहीं है। यदि अंत्यानुप्रास आदर की वस्तु न हो तो वह कदापि संसार व्यापी न होती। उसका इतना समादृत नहीं होना ही ये सिद्ध करता है कि वह आदरणीय है। इसके अतिरिक्त एक साधारण वाक्य को भी अंत्यानुप्रास सरस कर देता है। हाँ, भाषा सौकर्य साधन के लिए उसको प्रकार की कविता से विभूषित करने के उद्देश्य से तुकांत कविता में भी प्रचलित होने की आवश्यकता है। और मैंने इसी विचार से इस प्रिय प्रवास ग्रंथ की रचना इस प्रकार की कविता में की है। काव्याव्रत में करते हैं कि क्या है। मैंने ऊपर निवेदन किया है कि संस्कृत कविता का अधिकांश भिन्न तुकांत है, इसलिए स्पष्ट है कि भिन्न तुकांत कविता लिखने के लिए संस्कृत वृत्त बहुत ही उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त भाषा छंदों में जो एक आध अतुकांत कविता देखी उसको बहुत ही भद्दी पाया। यदि कोई कविता अच्छी मिली भी तो उसमें वह लावण्य नहीं मिला जो संस्कृत वृत्तों में पाया जाता है। अतएव मैंने इस ग्रंथ को संस्कृत वृत्तों में ही लिखा है। यह भी भाषा साहित्य में एक नई बात है। जहाँ तक मैं अभिज्ञ हूँ तब तक हिंदी भाषा में केवल संस्कृत छंदों में कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया है। जब से हिंदी भाषा में खड़ी बोली की कविता का प्रचार हुआ तब से लोगों की दृष्टि संस्कृत वृत्तों की ओर आकर्षित है। तथापि मैं कहना चाहूँगा कि भाषा के लिए संस्कृत छंदों का प्रयोग अब भी उत्तम दृष्टि से नहीं देखा जाता। हम लोगों ने आचार्यव्रत मान्य श्रीयुत पंडित बाल कृष्ण भट्ट अपनी द्वितीय साहित्य सम्मेलन की स्वागत संबोधनी वक्तृता में कहते हैं, आजकल छंदों के चुनाव में भी लोगों की अजीब रुचि है। इंद्रव्रजा, मंदाक्रांता, शिखरणी आदि संस्कृत छंदों का हिंदी में अनुकरण हम में तो कुढ़न पैदा करता है। ये उन्होंने कहा था बालकृष्ण भट्ट ने, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वितीय हुआ था उसको सभा को संबोधित करते हुए बोला था। प्रिय प्रवास ग्रंथ 15 अक्टूबर सन 1909
को आरंभ हुआ और कार्य बाहुल्य से ये 24 फरवरी सन 1913 को समाप्त हुआ। यानी 1909 से इसको शुरू किया था और 1913 में, यानी लगभग 4 साल इसको लगा, तो 4 साल में ये ग्रंथ तैयार हुआ। जिस समय आधे ग्रंथ को मैं लिख चुका था, उस समय माननीय पंडित जी का उक्त वचन मुझे दृष्टिगोचर हुआ। देखते ही अपने कार्य पर मुझको कुछ क्षोभ सा हुआ, परंतु मैं करता भी तो क्या करता, जिस ढंग से ग्रंथ आरंभ हो चुका था उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता था। इसके अतिरिक्त श्रद्धेय पंडित जी का उक्त विचार मुझको सर्वांश में समुचित नहीं जान पड़ा, क्योंकि हिंदी भाषा के छंदों से संस्कृत वृत्त खड़ी बोली की कविता के लिए अधिक उपयुक्त है और ऐसी अवस्था में सर्वथा त्याज्य नहीं कहे जा सकते। मैं एक वर्तमान भाषा साहित्य अनुरागियों की अनुमति नीचे प्रकाशित करता हूँ। इन अनुमतियों के पठन से भी मेरे उस सिद्धांत की पुष्टि होती है जिसको अवलंबन कर मैंने संस्कृत वृत्तों में अपना ग्रंथ रचा है। उदीयमान कवि पंडित लक्ष्मीधर वाजपेयी विक्रम संवत 1968 में प्रकाशित अपने हिंदी मेघदूत की भूमिका के प्रश्न 3 और 4 में लिखते हैं, जब तक खड़ी बोली की कविता में संस्कृत के ललित वृत्तों की योजना न होगी, तब तक भारत के अन्य प्रांतों के विद्वान उससे सच्चा आनंद कैसे उठा सकते हैं। यदि राष्ट्रभाषा हिंदी के काव्य ग्रंथों का स्वाद अन्य प्रांत वालों को भी चखाना है, तो उसमें संस्कृत के मंदाक्रांता, शिखरणी, मालिनी, पृथ्वी, वंश, बसंत, तिलका, शार्दूल, विकृत आदि ललित वृत्तों से अलंकृत करना चाहिए। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों के निवासी विद्वान संस्कृत भाषा के वृत्तों से अधिक परिचित है। इसका कारण यही है कि संस्कृत भारत के पूज्य और प्राचीन भाषा है। भाषा का गौरव बढ़ाने के लिए काव्य में अनेक प्रकार के ललित वृत्तों और नूतन छंदों का भी समावेश होना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे जो साहित्य मर्मज्ञ है श्रीयुक्त पंडित मनन द्विवेदी, संवत 1970 में प्रकाशित मर्यादा जो पत्रिका थी, उसमें पृष्ठ संख्या 96 में लिखते हैं, यहाँ एक बात बतला देना बहुत ज़रूरी है, जो बेतुकांत के कविता लिखे उसको चाहिए कि संस्कृत के छंदों को काम में लाएं। मेरा ख्याल है कि हिंदी पिंगल के छंदों में बेतुकांत कविता अच्छी नहीं लगती। स्वर्गीय साहित्याचार्य पंडित अंबिकादत्त जी व्यास ऐसे विद्वान भी हिंदी छंदों में अच्छी बेतुकांत कविता नहीं कर सके। कहना नहीं होगा कि व्यास जी का कंसवध काव्य बिल्कुल रद्दी हुआ है। अब रही बात ही संस्कृत छंदों का प्रयोग मैं उपयुक्त रीति से कर सका हूँ या नहीं, और उनके लिए उनके लिखने में मुझको यथोचित सफलता प्राप्त हुई या नहीं, इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहता। इसका विचार भाषा मर्मज्ञों के हाथों में है। हाँ, ये अवश्य कहूँगा कि आद्य उद्योग में असफल होने की ही अधिक आशंका है। प्रिय प्रवास, इसकी भाषा शैली के बारे में लिखते हैं कि प्रिय प्रवास भाषा संस्कृत गर्भित है, उसमें हिंदी के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक है। अनेक विद्वान सज्जन इससे रुष्ट होंगे, कहेंगे कि यदि इस भाषा में प्रिय प्रवास लिखा गया है तो अच्छा होता यदि संस्कृत में ये ग्रंथ लिखा जाता। कोई भाषा मर्मज्ञ सोचेंगे कि इस प्रकार संस्कृत शब्दों को ठूंस कर भाषा के प्रकृत रूप को नष्ट करने की चेष्टा करना नितांत ग्रहित कार्य है। उक्त वक्रता में भट्ट जी एक स्थान पर लिखते हैं, दूसरी बात जो मैं आजकल खड़ी बोली के कवियों में देख रहा हूँ वह समासबद्ध क्लिष्ट संस्कृत शब्दों का प्रयोग है। यह भी पुराने कवियों की पद्धति के प्रतिकूल है। इस विचार के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि क्या मेरे इस ग्रंथ में ही भाषा साहित्य की शैली परिवर्तित हो जाएगी? क्या मेरे इस काव्य की लेख प्रणाली ही अब से सर्वत्र प्रचलित और ग्रहित होगी? यदि नहीं तो इस प्रकार का तर्क समीचीन न होगा। हिंदी भाषा में सरल पद्य में एक से एक सुंदर ग्रंथ हैं। जहाँ इस प्रकार के अनेक ग्रंथ हैं, वहाँ एक ग्रंथ प्रिय प्रवास के ढंग का ही सही। इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या ऐसे संस्कृत गर्भित ग्रंथ हिंदी में अब तक नहीं लिखे गए हैं? और क्या जन समाज में वे समाप्त नहीं हैं? क्या रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका में भी प्रिय प्रवास से अधिक संस्कृत गर्भित है? क्या जिस प्रकार की संस्कृत गर्भित खड़ी बोली की कविता का आजकल सामयिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही है, प्रिय प्रवास की कविता दुरूहता में उसके आगे निकल गई है? ये ग्रंथ न्याय दृष्टि से पढ़कर यदि मीमांसा की जाए तो कहा जाएगा कभी नहीं। और ऐसी दशा में मुझे आशा है कि मैं इस विषय में विशेष दोषी न समझा जाऊंगा। कुछ संस्कृत वृत्तों के कारण और अधिकतर मेरी रुचि से इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत गर्भित है, क्योंकि अन्य प्रांत वालों में यदि समादर होगा तो ऐसे ही ग्रंथों का होगा।
भारतवर्ष में संस्कृत भाषा अद्वित है। बांग्ला, मराठी, गुजराती, वरन तमिल और पंजाबी तक में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है। इन संस्कृत शब्दों का यदि अधिकता से ग्रहण करके हमारी हिंदी भाषा उन प्रांतों के सज्जनों के सम्मुख उपस्थित होगी तो वे साधारण हिंदी से उसका अधिक समादर करेंगे, क्योंकि उनके पठन पाठन में उनको सुविधा होगी और वे उसको समझ सकेंगे। अन्यथा हिंदी के राष्ट्रभाषा होने में दुरूहता होगी, क्योंकि सम्मेलन के लिए भाषा और विचार का साम्य ही अधिक उपयोगी होता है। मैं ये नहीं कहता कि अन्य प्रांत वालों में घनिष्ठता का विचार करके हम लोग अपने प्रांत वालों की अवस्था और अपनी भाषा के स्वरूप को भूल जाएं। मैं मानूंगा कि इस प्रांत के लोगों की शिक्षा के लिए और हिंदी भाषा के प्रकृत रूप की रक्षा के निमित्त साधारण और सरल हिंदी में लिखे गए ग्रंथों की ही अधिक आवश्यकता है। यही कारण है कि मैंने हिंदी में कतिपय संस्कृत गर्भित ग्रंथों की प्रयोजनीयता बतलाई है, परंतु ये भी सोच लेने की बात है कि क्या यहाँ वालों को उच्च हिंदी से परिचित कराने के लिए ऐसे ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है, और यदि है तो मेरा यह ग्रंथ केवल इसी कारण से उपेक्षित होने योग्य नहीं। जो सज्जन मेरे इतना निवेदन करने पर भी अपनी बहु की बंकता निवारण न कर सके, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे वैदेही वनवास के कर कमलों में पहुँचने तक मुझे क्षमा करे। इस ग्रंथ में मैं अत्यंत सरल हिंदी और प्रचलित छंदों में लिख रहा हूँ। मैंने ऊपर लिखा कि क्या रामचरितमानस, रामचंद्रिका और विनय पत्रिका से भी प्रिय प्रवास अधिक संस्कृत गर्भित है। तो मेरे इस वाक्य से संभव है कि कुछ भ्रम उत्पन्न होवे, तो ये समझा जावे कि मैं इन पूज्य ग्रंथों के वंदनीय ग्रंथकारों से स्पर्धा कर रहा हूँ और अपनी कांच के हीरक खंड के साथ तुलना करने से प्रयत्न हूँ। अतः मैं स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर देना चाहता हूँ कि मेरे उक्त वाक्य का मर्म केवल इतना ही है कि संस्कृत शब्दों के बाहुल्य से कोई ग्रंथ अनादृत नहीं हो सकता। और ये और बात है कि संस्कृत शब्दों का प्रयोग उचित रीति और चारु रूपेण न हो सके, और इस कारण से कोई ग्रंथ हास्यास्पद और निंदनीय बन जाए। तो देखिए कितनी पीड़ा है, कितनी जो तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार कि आपने जो है संस्कृत का बाहुल्य डाल करके ग्रंथ रचा है, तो क्या हिंदी का विकास होगा, क्या राष्ट्रभाषा का क्या होगा। तो इसमें सारी बातें स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, मेरा एक छोटा प्रयास है, जो भी हो एक अलग मान लिया जाए प्रिय प्रवास को, किसी और ग्रंथों के तुलना नहीं की जाए। क्या मेरे ही जो है ग्रंथ से कोई दूसरी धारा निकल रही है, और निकल रही है तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं निकल रही तो कोई बात नहीं, मैं स्वांशों का कविता कर रहा हूँ। तो ये बात बताने का प्रयास किया है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि लेखक किन दबावों में अपनी रचना लिखते समय जो है रचना करते समय किन दबाव में रहता है और किस प्रकार के मानसिक दबाव में कविता करता है। धन्यवाद।